गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसको बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, स्लोप ऑफ कर्व और टाइप्स ऑफ स्लोप, नेचर ऑफ स्लोप एंड एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि y है और x है। अगर जो ये हमने जो माना है y जो क्वांटिटी है कुछ भी हो सकती है, और x मान लिया, x क्या हमारा इंडिपेंडेंट है, x क्या हमारा इंडिपेंडेंट है। तो क्या बोला मैंने कि अगर जो y है, y का जो चेंज है x के चेंज पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि y फंक्शन है किसका, x का। तो लिखेंगे उसको कैसे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो हम इसी को बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें मतलब क्या होता है कि अगर x हमारा चेंज कर रहा है तो y भी क्या होगा, चेंज करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि y x का फंक्शन नहीं है, क्योंकि x को चेंज होने से y में कुछ फर्क नहीं आ रहा है। जब कुछ फर्क नहीं आएगा तो y हमारा x का फंक्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब सपोज जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मतलब एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसका कुछ मास होता है 2 किलो 2.5 किलोग्राम होता है। फिर समय बदलता है तो उसका भी मास क्या हो जाता है, बढ़ता है, धीरे 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 बढ़ता है। कि इसमें हो क्या रहा है कि जो वो बच्चा है उसका जो मास है फंक्शन है टाइम का ना, क्योंकि हमने वही पीछे बताया कि अगर y चेंज करता है x के साथ, यहाँ पर भी क्या है, मास चेंज कर रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो मास फंक्शन हुआ किसका, समय का। देखिए कैसे, कि जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है मास ऑफ अ फंक्शन, जो मास ऑफ अ पर्सन फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, तो मास भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए मास को हमने कैसे ले लिया, कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज द फंक्शन ऑफ टाइम। उसी तरीके से उस बच्चे का जो हाइट है या उसका लेंथ है उसका, वो भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो लेंथ ऑफ अ पर्सन को हम किसके लिए है, उस बच्चे को हमने माना है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेंथ हमने उसको लेंथ को कैसे लिया है, कैपिटल का L से। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा लेंथ है उसको किसका फंक्शन है, टाइम का। तो टाइम बढ़ेगा तो उसका जो क्या है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बहुत ही बेसिक एग्जांपल था किसका, फंक्शन का। आइए अब देखते हैं कि ग्राफ जो होता है, एक तो होता है जैसे कि समय चेंज कर रहा है तो उसका मास चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर चेंज होने की बातें हो रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज होने की बातें हो रही हैं। जब कोई भी चीज़ें अगर चेंज होता है तो उसका कुछ ना कुछ रेट होता है ना, कि हमारा जो समय कितना चेंज हुआ तो मास कितना चेंज हुआ। या फिर अगर हम पहले की बात करें, x में कितना चेंज किए तो y में कितना चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंजेस हुआ, वही तो हमारा क्या बताएगा, चेंज रेट बताएगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वही तो चेंज रेट बताएगा ना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे पहले वाले हम देखते हैं कि सपोज जैसे कि यहाँ पर टाइम हमने जीरो ले, देखो हमने क्या लिया, टाइम किस में लिया है, इन ईयर। टाइम को हमने किस में ले लिया है, इन ईयर। और जो मास हमने लिया है किस में लिया है, इन केजी, किलोग्राम में हमने मास लेकर के चल रहे हैं। तो देखते हैं हमने देखो दो मतलब कि टाइम किसमें, ईयर, मतलब 2 ईयर्स पे। तो हमने जीरो से कहाँ आया, 2 आया, 2 ईयर्स। हमने जीरो कहाँ से स्टार्ट किया है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसको हमने उस टाइम पे हमने उस बच्चे के लिए जीरो मान के चले हैं, क्योंकि उसकी जो काउंटिंग होगी उसी दिन से होगी ना, उसी दिन से होगी। तो हमने क्या बोला, जब उसका टाइम जीरो था तो उस बच्चे का मास कितना था, 2 किलोग्राम। जब समय उसका कितना हो गया, जब उसका एज कितना हो गया, समय बीत गया उसके रिस्पेक्ट में 2 साल, तब उसका मास कितना हो गया, 4 किलोग्राम। क्योंकि जब 2 ईयर हो गया तो उसका मास कितना हो गया, 4 हो गया तो उसका मास कितना हो गया, 6 हो गया तो उसका मास कितना हो गया, 8 किलोग्राम। जब 8 ईयर हो गया
तो कितना हो गया मास उसका 10 किलोग्राम हो गया। तो अगर हमको इसका, और ये जो रेट है ये कैसा है, यूनिफॉर्म चेंज रेट है। यूनिफॉर्म चेंज रेट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी दो इंटरवल को लेकर के चलते हैं, किसी भी दो इंटरवल को अगर लेकर के चले, अगर हमको चेंज रेट निकालना है तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। और यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज रेट है। एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम आपको बता दे रहे हैं कैसे यूनिफॉर्म है कैसे यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, 0 जो समय था 2 किलोग्राम, 2 ईयर हुआ तो 6 हुआ, 4 पर कितना हुआ, 4 पर कितना हुआ 10, 6 पर कितना हुआ 16, 8 ईयर पर कितना हुआ मास उसका 20 किलोग्राम हो गया। ये इस तरीके से है। अब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म चेंज रेट और नॉन यूनिफॉर्म चेंज रेट कैसे बोल रहे हैं, आइए देखते हैं उसको। हाँ, इसी वाले में देख लेते हैं। हमने अभी क्या बोला कि यूनिफॉर्म चेंज रेट, यूनिफॉर्म चेंज रेट का मतलब क्या हुआ, हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो हम चेंज रेट निकालेंगे तो वो चेंज रेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखते कैसे। हमने ले लिया कि 2 to 4 ईयर के लिए लेते हैं, 2 to 4 ईयर के लिए लेते हैं। तो जो चेंज रेट इन मास, चेंज रेट ऑफ मास जो होगा, जो चेंज इन डेल्टा कैपिटल एम और डेल्टा टी। हमने डेल्टा एम क्यों लिया भाई, कि मास में कितना चेंज आया है, टाइम को हमने कितना चेंज किया है उसकी बात। जैसे कि चेंज इन टाइम कितना है भाई, 2 to 4, मतलब कि 4 - 2, मतलब कि हमने टाइम में कितना चेंजेस किया है 2 ईयर। तो मास में कितना चेंजेस आया है, देखिए कैसे, जब टाइम कितना था 2 ईयर तो उसका मास कितना था 4 था, और जब 4 था तब कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता क्या है, m2 - m1 अपॉन t2 - t1। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा, ठीक है, तो यही सब चीज़ें तो आती थी ना, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, चेंज इन, मतलब कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वही चीज चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए कैसे, हमने क्या बोला, t2 - t1, जो t2 पे जो मास है वो क्या है m2, t1 पे जो मास है वो क्या है m1 है। जो t2 पे मास है क्या है m2 है, t1 पे क्या है m1 है। तो हमारा ये क्या हो गया, t1 हो गया और ये क्या हो गया भाई t2 हो गया ना। तो वही चीज़ तो बता रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम पर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में उस पर्सन का जो मास कितना बढ़ रहा है 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, मतलब समय बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब हमने तो दिया भाई कि 2 to 4, अगर हम बात करें 2 to 6 की या 2 to 8 की बात करें तब कैसे होगा, देख लीजिए कैसे। अगर 2 to 8 की बातें करें, 2 to 8 ईयर्स, तो चेंज रेट होगा, चेंज रेट जो होगा m2 - m1 अपॉन t2 - t1। तो t2 कितना आ जाएगा, देखिए 2 to 8, तो 8 क्या हो जाएगा हमारा t2 हो गया, और t1 कितना हो गया 2 हो गया, t1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 8 पर कितना मास है, 8 हमारा यहाँ पे है, 8 में मास कितना होगा उसका 10 किलोग्राम, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 10 किलोग्राम। 2 पर कितना है 4 है, तो हमने कितना पुट कर दिया माइनस का, 2 पर कितना है 4 किलोग्राम, तो हमने पुट कर दिया 4 किलोग्राम। तो देखा हमने क्या चीज़ आया, ये ऊपर 6 नीचे भी 6, यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ पर भी कितना आया 1 किलोग्राम पर केजी, 1 किलोग्राम पर ईयर आएगा ना। यहाँ पर भी आ रहा है 2 to 4 ईयर में भी जो मास चेंज रेट है वो क्या है, जितना 2 to 4 था, 2 to 4 वाले में जितना मास चेंज रेट था वही मास चेंज रेट 2 to
4 वाले में भी है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या बता रहा है, हमने पहले बताया कि जो चेंज रेट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। मतलब कि जो पर ईयर है वो क्या है, मतलब पर ईयर इक्वल मास चेंज हो रहा है या इक्वल मास बढ़ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस वाले ग्राफ में जो चेंज रेट है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। हमने बता दिया यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। आइए देखते हैं वहाँ पर कैसे है। एक्चुअल में जो चेंज रेट होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है। चलिए अब वही चीज़ हमें बताया 2 to 4 ईयर। 2 to 4 ईयर में क्या करेंगे, हम बात करेंगे T2 कितना हो गया 4, T1 कितना हो गया 2, क्योंकि ये हमारा क्या 2 to 4 ईयर में क्या है, हमारा 2 हमारा हो गया T1, 4 हो गया हमारा T2। तो 4 पर कितना मास है 10 है, और 2 पर कितना है, 2 पर कितना है 6 है। तो ये कितना जाएगा 4/2, तो कितना आ गया 4 kg पर ईयर। तो यहाँ पर जो चेंज रेट आया 2 to 4 ईयर में जो चेंज रेट आया है वो कितना आया है 4 kg पर ईयर, 4 kg पर ईयर आया हुआ है। और अब देखते हैं यहाँ पर वहाँ क्या लेते हैं 2 to 8 में लेते हैं, 2 to 8 ईयर, 2 to 8 ईयर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये T1 हो गया और ये क्या हो गया T2। तो मास चेंज रेट जो क्या होगा हमारा डेल्टा M अपॉन डेल्टा T, M2 माइनस M1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, T1 कितना हुआ 2 हुआ। 8 पर मास कितना है, देखिए 8 पर जो मास है वो कितना है 20 है, 8 पर जो मास है वो कितना है 20 है, और 2 पर मास कितना है 6 है। तो ये कितना जाएगा 14 अपॉन कितना हो गया ये 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना जाएगा 7/3 kg पर ईयर। अब देखिए कि यहाँ पर तो मास चेंज रेट इतना था, अभी 2 to 4 ईयर में जो मास चेंज रेट आ रहा है वो कितना जाएगा 7/3 kg पर ईयर आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हमारा यहाँ पर क्या है कि मास चेंज रेट क्या है सेम नहीं है जैसे कि पिछले वाले में था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो चेंज रेट है, चेंज रेट किसका, मास चेंज रेट, जो क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कभी एक साल में 2 किलोग्राम बढ़ रहा है उसका मास, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 किलोग्राम में, अरे एक साल में यहाँ पर 7/3 kg बढ़ रहा है। अगर हम 2 to 6 वाले में गाँगे तो वहाँ पर कुछ और अलग आएगा। तो क्या हो रहा है मास चेंज रेट क्या हो रहा है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में या किसी भी 2 टाइम इंटरवल मतलब 2 पॉइंट के बीच में क्या है सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे जो मास चेंज रेट क्या है इसका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। ये किसके बारे में बातें थी, फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ कर्व। अब स्लोप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा तो स्लोप और अच्छे से समझ में आएगा। जो इसे हमने बताया जो चेंज रेट ही क्या है वो उसी को क्या बोलते हैं भाई, स्लोप बोलते हैं। आइए देखते हैं उसको। हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ अ कर्व क्या होता है। जो स्लोप होता है एक्चुअल में स्लोप क्या होता है वो बताता है चेंज रेट ऑफ अ कर्व ऑफ अ फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का जो कर्व है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसी के रेट को कौन बताता है, स्लोप बताता है। और स्लोप हमारा क्या 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जैसे कि एवरेज स्लोप और इंस्टेंटेनियस स्लोप। एवरेज स्लोप होता है जो वो 2 पॉइंट के बीच में निकलता है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का जो एवरेज चेंज रेट है वो क्या है। और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्लोप। इंस्टेंटेनियस हमने बताया था, इंस्टेंटेनियस की कभी भी बातें होंगी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, मतलब कि इंस्टेंट पे, एट अ इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप एट अ पॉइंट और एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स।
इसी एवरेज स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज चेंज रेट, और इसी इंस्टेंटेनियस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज रेट बोलते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं कि एवरेज चेंज रेट क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। आइए देखते हैं। एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, आइए देखते हैं कैसे। सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर हमारा y फंक्शन है x का, इसका वो y x के अकॉर्डिंग चेंज करेगा तो इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा। तो हम मान लेते हैं कोई रैंडम ग्राफ, हमने इस तरीके से हमने ग्राफ मान लिया, तो ये हो गया y और ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x का क्या है, ग्राफ है या तो कर्व है। तो हमने 2 पॉइंट मेंशन करते हैं, एक पॉइंट हमने P मेंशन कर दिया और एक पॉइंट हमने मेंशन कर दिया Q। इस पॉइंट P पे जो x है हमारा ये x1, और इस x1 के करस्पॉन्डिंग हमको एक y मिलता है y1। पॉइंट P पे जो x मतलब x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1, उस x1 के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता है, y1 मिलता है। और Q पे x की वैल्यू कितनी है, x2, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता है, y2 मिलता है। हमको क्या मिल गया, y1 मिल गया और y2 मिल गया। तो हमको जो चेंज रेट हम निकालते थे वहां पर क्या होता था कि चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, जो चेंज रेट निकालने के लिए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x की बातें करेंगे। देखते कैसे। तो एवरेज चेंज रेट होगा क्या, एवरेज चेंज रेट जो है वो क्या होगा हमारा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। वो एक्चुअल में है क्या भाई, वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यही तो हमारा एवरेज चेंज रेट है। जो एवरेज चेंज रेट है वही क्या है, एवरेज स्लोप है बिटवीन 2 पॉइंट्स है। मतलब कि 2 पॉइंट के बीच का जो एवरेज स्लोप है वही क्या है, एवरेज चेंज रेट है। तो अगर हम इसको जो स्लोप को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, तो हम इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर दें और इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। एवरेज चेंज रेट या एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स एक ही बात है। तो हम क्या लिख देंगे, m की वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू y2 अपॉन yn इक्वल x2 अपॉन x2 माइनस x हो जाएगा। तो एवरेज चेंज रेट को हम एवरेज चेंज रेट या एवरेज स्लोप को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m की वैल्यू क्या लिखेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, एवरेज चेंज रेट हो गया या एवरेज स्लोप हो गया। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्लोप। किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप की बातें करेंगे। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में। तो जो इंस्टेंटेनियस स्लोप मतलब कि इंस्टेंट मतलब कि एट अ पॉइंट की बात करेंगे, मतलब कि स्लोप एट अ पॉइंट। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप एट अ पॉइंट इज इक्वल टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट को निकालना है, क्या चीज़, स्लोप निकालना है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी वही क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप बताएगा। सपोज हमने पहले क्या माना था कि P माना था और Q माना था। अगर पॉइंट P और पॉइंट Q बहुत पास आ जाएंगे, वो बहुत क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे को, वो दोनों पॉइंट मिल करके एक ही पॉइंट मिल जाएंगे। सपोज जैसे कि हमने इस पॉइंट P को हमने यहाँ किया, Q को इधर किया, फिर हमने इसको और बढ़ाया, फिर इसको और बढ़ाया, तो ये क्या है, बहुत ही पास में आ जाएंगे ना। ये क्या आ जाएंगे, ये बहुत ही पास में आ जाएंगे। तो जब वो पास में आ जाएंगे तो हमने क्या देखा कि जैसे कर्व को इस तरीके से देख लिया भाई, ये पॉइंट P और पॉइंट Q यहीं पे आ गए हैं, और हमने क्या कर दिया, वहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है वो कुछ एंगल बनाएगा थीटा। वो एंगल कुछ बनाएगा, क्या चीज़, थीटा। किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से।
मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा, थीटा। तो जो स्लोप इस पॉइंट पे होगा, स्लोप एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप m इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इंस्टेंटेनियस स्लोप है, नॉट एवरेज स्लोप। ये क्या हमारा इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा। तो थीटा क्या होता है हमारा, एंगल मिक्स बाई टेंजेंट फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये प्लस v का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो टेंजेंट, उसी का हम टेन ले लेंगे, तो वो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप आएगा। कहाँ पे, उस पॉइंट पे। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। और एक चीज़ और, या मतलब कि अगर इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे, अगर हम बात करें हर एक पॉइंट पे, जैसे हमने ग्राफ हमारा ऐसे था ना, इस तरीके से था, ये y और ये x। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एंगल इस तरीके से बनेगा। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो एंगल हमारा इस तरीके से बनेगा, और आगे हम बढ़ेंगे तो टेंजेंट हमारा इस तरीके से। एक्चुअल में हो क्या रहा है, टेंजेंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। अगर स्लोप की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होता रहेगा। कब, जब वो फंक्शन क्या हो, कर्व हो। जब उस कर्व का जो फंक्शन हो उसका ग्राफ कैसा हो, कर्व हो, तब। लेकिन अगर जैसे कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेचर ऑफ स्लोप के बारे में। हाँ, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ स्लोप हो गया। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्लोप के बारे में। नेचर ऑफ स्लोप जानने से पहले एक चीज़ और, दो पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट में। जैसे हमने जो स्लोप निकाला है, स्लोप, एवरेज स्लोप और इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में पूरा लिख लीजिए। जो होता क्या है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी को हम लोग जब बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में, टेन थीटा। अब और आगे आप लोग पढ़ेंगे तो उसी को हम बोलते हैं dy अपॉन dx। मतलब कि एक्चुअल में ये क्या है, dy अपॉन dx। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट एंडिंग पॉइंट्स, मतलब कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि उसके बाद का हमको पता नहीं रहता कि वो जा कैसे रहा है ग्राफ। तो ये हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, और हमारा स्लोप का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, नेचर ऑफ स्लोप के बारे में। नेचर ऑफ स्लोप के बारे में, तो हमने जो स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो कौन सा आया है, एक तो आया है y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा क्या था, tan ऑफ थीटा था। तो हम tan ऑफ थीटा से देखते हैं। ठीक है ना, कि किसी भी पॉइंट पे हमको जो स्लोप का नेचर है वो कैसा है, कि जो जिससे कि जो स्लोप होता है वो क्या आता है, tan थीटा, मतलब कि m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अगर हम m को देखें
तो जो स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है कि नहीं है, कि जो स्लोप है किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो थीटा चेंज करेगा तो स्लोप क्या होगा भाई, चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं, हम केसेस ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं, जब थीटा क्या हो, जीरो हो। जब थीटा क्या हो गया हमारा, जीरो, तो tan ऑफ थीटा क्या हो गया, जीरो, तो स्लोप क्या हो गया हमारा, जीरो। तो जो टेंजेंट होगा उस केस में वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि वहां से कुछ एंगल नहीं बनाएगा ना। क्योंकि अगर कोई भी लाइन है अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो क्या है उसका स्लोप क्या है भाई, जीरो। क्योंकि हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। अब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो थीटा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो स्लोप हो गया। इस लाइन में क्या आ जाएगा, जीरो स्लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, जीरो है। अब दूसरा पॉइंट है कि थीटा है जीरो से बड़ा हो और क्या हो, 90 से छोटा हो, तो जो tan ऑफ थीटा है वो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो m भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो m किसके बराबर है, tan थीटा का। tan थीटा क्या है हमारा, तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसका हमको ग्राफ देखना पड़े तो ग्राफ कैसे आएगा, ये x हो गया और ये y हो गया, तो इसका हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ ले लिया। तो जो यहाँ पर जो एंगल है ये हमने थीटा मान लिया भाई। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया, ये 90 हो गया। जीरो और 90 के बीच में ये लाइन है, तो थीटा क्या हो गया, जीरो और 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो और थर्ड केस देखते हैं, थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90। जब थीटा हमारा 90 तो जो tan ऑफ 90 कितना आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। tan ऑफ 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो जो स्लोप होगा m वो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। अगर इसका हमको ग्राफ देखना पड़े तो कैसे आएगा, ये x हो गया, ये y, तो ये कैसे आएगा इसका, सो लाइन होगा जो टेंजेंट होगा वो कैसे आएगा, इस तरीके से। तभी तो जो थीटा है वो 90 डिग्री है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर क्या स्लोप क्या है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए और चौथा केस देखते हैं कि जब थीटा 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो भाई, छोटा हो, तो जो उस केस में tan ऑफ थीटा क्या आता है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या होगा भाई, नेगेटिव हुआ। मतलब क्या हुआ, स्लोप इज नेगेटिव। जबकि यहां पर क्या था, स्लोप पॉजिटिव था। यहां पर क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव, लेकिन इस केस में स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर इस केस में नेगेटिव, इसका ग्राफ कैसे होगा, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। तो जो इसका जो टेंजेंट आएगा वो इस तरीके से कुछ आएगा। ये हो गया थीटा, जैसे कि ये 0 हो गया और ये 90 हो गया, लेकिन ये तो 90 ज़्यादा जा रहा है ना, ये क्या हुआ 90 ज़्यादा जा रहा, तो थीटा क्या हो गया 0 और 90 और 180 के बीच में रहेगा। तो जो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि x बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा। लेकिन पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है, x के बढ़ने पर क्या होता है, y क्या होता है, बढ़ता है। अगर जीरो स्लोप होगा तो x के बढ़ने पर y क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है, मतलब y में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट स्लोप में x में कुछ भी अगर चेंज नहीं करेंगे तो भी क्या y में बहुत ज़्यादा चेंजेस जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये नेचर ऑफ स्लोप बताना था इसलिए हमने आपको बता दिया। तो ये कहानी हो गई हमारी नेचर ऑफ स्लोप के बारे में। जितना भी हम आपको स्लोप के बारे में बता रहे हैं, आप लोग स्लोप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझिए, क्योंकि हम लोग y और x को लेकर के चलेंगे।
अभी आपको जो आएगा x और t में आएगा, v और t में आएगा, मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ आएगा उसके बीच में। अब ये हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर एरिया अंडर कर्व में क्या होता है, जैसे कि कोई ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने इस तरीके से ग्राफ ले लिया, मान लीजिए कि इस तरीके से ये पॉइंट, ये y हो गया, ये x हो गया, ये x1 और ये x2। तो जो ये ग्राफ है हमारा वो x एक्सिस के साथ मिलकर के कुछ एरिया कवर करेगा ना। वो क्या करेगा, वो जो ग्राफ है, जो कर्व है ये, वो x एक्सिस के साथ मिलकर के कुछ एरिया कवर्ड करेगा। वही एरिया क्या कहलाता है, एरिया अंडर कर्व। जैसे कि ये हमने इसका यहाँ से लाइन खींच दिया, ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या ग्राफ है जो कर्व है वो x एक्सिस के साथ मिलकर के कुछ एरिया कवर करेगा। तो जो ये एरिया आएगा वो यही एरिया आएगा कि नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो हम क्या बोलेंगे, मान लिया हमने p ले लिया, इसको मान लिया q, हमने मान लीजिए कुछ इसका एरिया है, तो इस ये जो हमारा एरिया आया है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। एरिया ऑफ x1 x2 p एंड q इक्वल्स टू वही इसी कॉल द एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। मतलब एरिया ऑफ x1 x2 p q का जो एरिया आता है उसी क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। ये तो हमने रैंडम ग्राफ ले लिया है ना, ये हमने क्या रैंडम ग्राफ लिया है, बात समझ में आ रहा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे पॉइंट्स लेकर के चलेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, तो हमको बताने का है कि एवरेज स्लोप बिटवीन x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3 तक का एवरेज स्लोप क्या होगा। तो हमने एवरेज स्लोप के बारे में हमने बात किया कि जो एवरेज स्लोप क्या भाई, कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट क्या है हमारा, एवरेज स्लोप निकालना है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3 तक। तो जो हमको एवरेज स्लोप, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और यहाँ पे हमने एवरेज लिख दिया, एवरेज स्लोप, ठीक है। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m एवरेज, x2 कौन होगा इसमें, x1 से लेकर, देखो 1 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। तो जो 3 वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x2 होगा, और 1 वाला पॉइंट क्या होगा, वो x1 होगा। क्योंकि हम लोग x की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जो ज़्यादा वाला होगा क्या होगा, वो x2 होगा। तो x2 कौन सा वाला हो गया, 3 माइनस 1। 3 पर कितनी वैल्यू है, 3 पर वैल्यू कितनी है, y की 8 है। 3 पर वैल्यू कितनी है, y की 8 है। 1 पे कितनी वैल्यू है इसकी, 4 है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। इसका स्लोप कितना हो गया, 2। हमको यहाँ पे कुछ इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है, बात समझ रहा। अगर यूनिट दिया होता है तो हम y का यूनिट अपॉन x का यूनिट लिख देते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है कि x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू कहाँ तक, 4 तक। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्लोप निकालना है। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्लोप। AVG का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, x2 कितना आ जाएगा, x2 4, x1 कितना हो गया, 0। तो x2 4 है, तो 4 पे वैल्यू कितनी है, y की 10, और 0 पे कितनी वैल्यू है इसकी, 2। देखिए यहाँ पर 0 होता है ना भाई, यहाँ पे क्या होता है, 0। तो 0 पे जो वैल्यू है इसकी, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये 8 अपॉन 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, स्लोप कितना हो गया, ये 2 हो गया। एवरेज चेंज रेट कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। इस केस में भी, इस केस में भी। अब हमको क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस स्लोप 2.3 एंड 3.5।
तो हमने अभी बताया आपको कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होता है हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होने का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस स्लोप। मतलब फिर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करेंगे। जब हम इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे पॉइंट तो दिया नहीं है भाई 2.3 और 3.5, तो हमको तो ये बात पता है कि ये स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो स्लोप कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होगा, जो हमने स्लोप निकाला है एवरेज स्लोप के बराबर होगा। क्या होगा, एवरेज स्लोप के क्या होगा, बराबर। इसका मतलब 2.3 पे और 3.5 पे जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, चलिए सही है। और क्या बताना है इसमें, एरिया अंडर कर्व। जो एरिया बताना है, एरिया अंडर कर्व कितना होगा उसके देख लेते हैं। जो एरिया आएगा, ये कर्व हो गया हमारा, मतलब ये तो ग्राफ हो गया ना, ग्राफ और एक्स के बीच में जो एरिया आएगा वही तो होगा ना। तो जो हमारा एरिया आएगा वो यही एरिया होगा कि नहीं होगा, बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके कुछ ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका को इस तरीके से बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा, इस तरीके के ट्रेपीजियम बनेगा, जिसका जो ये वाला जो साइड होगा 2 हो जाएगा 4 यूनिट, और ये वाला साइड कितना आ जाएगा 0 to 10, तो ये कितना आ जाएगा 10, और x में कितना आया ये 4, ये कितना हो गया हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये देखिए कि एक तो ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इनका जो एरिया निकलेगा इनका एरिया और ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का एरिया निकाल करके हम जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा क्या, एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। तो हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है ना, नहीं सॉरी, H1 प्लस H2 होता है, H1 प्लस H2 इंटू उनके बीच का जो गैप होता है 4, तो 1/2, और ये कितना आ जाएगा 12 और ये 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 24 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एरिया, 24 यूनिट हो जाएगा। अब ये तो हमने ऐसे निकाला है H1 प्लस H2, मतलब ये हमारा क्या है भाई, H1 है और ये क्या है H2 है, और ये क्या है D है, उनके बीच का क्या है सेपरेशन। तो हम लोग का फार्मूला होता है ना ट्रेपीजियम का, जो एरिया हम लोग निकालते हैं 1/2 H1 प्लस H2 इंटू D। D क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन होता है, तो वो क्या है D4 दिया हुआ, हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया, इतना आ गया। और हम उससे निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग निकाल करके। तो जब इसको निकालेंगे, हमने मान लिया इसका एरिया A1 और इसका जो हमने निकाला एरिया A2, तो जो A1 आएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना जाएगा हाफ बेस, कितना जाएगा इसका 4, और इसका जो हाइट होगा ये 2 इधर से हो गया और 10 इधर से है, तो ये तो 2 होगा, लेकिन ये कितना बच जाएगा 8, तो ये कितना जाएगा 2। तो जो A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 16, और A2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 यूनिट है ही क्योंकि ये पैरेलल है इसके ना, तो 2 और इंटू 4, इसका एरिया कितना, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया कितना, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना भाई 4 और ये कितना जाएगा 2, तो इसका कितना जाएगा, तो टोटल एरिया कितना जाएगा A1 प्लस A2 कितना जाएगा, ये चीज़ 24 यूनिट हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से निकालें चाहे इस तरीके से निकालें, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। ये हमने देखा कि स्लोप, एवरेज स्लोप देखा, इंस्टेंटेनियस स्लोप देखा और एरिया अंडर कर्व देख लिया। और एक प्रॉब्लम और देखते हैं और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ये y हो गया और ये x हो गया। चलिए ठीक है, हम पॉइंट मेंशन कर देते हैं, मान लिए A पॉइंट, B पॉइंट,
ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट हो गया, हमने मेंशन कर दिया। इसमें बहुत सिंपल प्रश्न बताने का है ये कि नेचर ऑफ स्लोप एट ऑल द पॉइंट्स पे, मतलब कि स्लोप उस पॉइंट पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है। क्योंकि यहाँ पर क्या, ये भी एक तरीके से फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वाई क्या है, वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स बदल रहा है तो वाई भी बदल रहा है। अलग बात है कि बढ़ रहा है घट रहा है, उससे हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको बस स्लोप के बारे में बताता है। कैसा, इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में हमको बताने का है। एट अ पॉइंट पूछा, मतलब इंस्टेंटेनियस स्लोप, हाँ, फाइंड स्लोप एट ऑल द पॉइंट्स, हर एक पॉइंट में हमको क्या बताना है, स्लोप बताने का है। तो हमने आपको बताया था पीछे कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्लोप बताने का है तो वो स्लोप कैसे पता चलता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके, मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है इज इक्वल टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वही तो हमको बताएगा ना। देखिए जैसे ए पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ही ए पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा नहीं होगा, इस तरीके से। जब ये टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगा तो जो एंगल ये बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। जो ये थीटा एंगल जो बन रहा है वो कैसा है, 90 एंड 180 के बीच में है। जब 90 और 180 के बीच में रहता है तो स्लोप कैसा होता है, स्लोप एट पॉइंट ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये टेंजेंट कैसा है, जो थीटा कितना 90 एंड 180 के बीच में है। अब क्या बात करेंगे बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जब हमने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो थीटा है किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, थीटा 0 हो गया। तो जो पॉइंट बी पे जो स्लोप होगा वो कितना हो गया, 0 हो गया। और सी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से स्लोप कहाँ पे, एट पॉइंट सी पे। जब हम पॉइंट सी पे बात करेंगे तो जो लाइन है वो इस तरीके से, ये 0 और ये 90, ये 0 और 90 के बीच में ऐसे है ना। तो जब भी 0 और 90 के बीच में है तो थीटा क्या, तो वहाँ पर स्लोप क्या होगा, एट पॉइंट सी पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। स्लोप एट पॉइंट सी क्या होगा, पॉजिटिव। और डी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो डी पॉइंट पे फिर से क्या हो गया, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट डी पे स्लोप कैसा हो जाएगा, 0। और ई पॉइंट पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जैसे हम ड्रॉ करेंगे स्लोप एट पॉइंट ई, स्लोप एट पॉइंट ई वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस वी ई मतलब नेगेटिव, प्लस वी ई मतलब पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और डी पे 0 हो गया, सी पे पॉजिटिव है, बी पे क्या है 0, ए पे कैसा है, नेगेटिव है। तो ये हमने क्या देखा है, इंस्टेंटेनियस स्लोप के नेचर के बारे में, नेचर ऑफ स्लोप, नेचर ऑफ स्लोप एट ऑल द पॉइंट्स, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब ये स्लोप के बारे में हमने पढ़ लिया, फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। अब हम जब बात करेंगे कैसे, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे अब बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको एक्स्ट्रा इतना इसलिए पढ़ा लिया है, जब भी आप ये NTSC ओलंपियाड वगैरह का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।